ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह आयांसा एकेडमी से बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ वह है अमेरिकी वर्चस्व से निपटने की रणनीति। अमेरिकी वर्चस्व जो कि मैंने अभी पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। अमेरिकी वर्चस्व एक प्रकार की ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महाशक्ति का दबदबा या ऐसी सैन्य और कूटनीतिक क्षमता जिसकी बराबरी विश्व का कोई देश नहीं कर सकता, उसे ही हम वर्चस्व कहते हैं। इस वर्चस्व को अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया। तो आइए आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का क्या उपाय हो सकता है इस बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए जो हम देखते हैं वह सामान्य विचार एक है समाज में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के समूह के बीच एक विचार है कि वह अमेरिकी वर्चस्व से किस प्रकार निपटे। अधिकांश राष्ट्र और राजनीतिक विद्वानों का यह मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व जो कि हमें तीनों ही क्षेत्रों में कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य क्षेत्रों में दिखाई देता है, इस वर्चस्व को चुनौती किसी भी देश द्वारा नहीं दी जा सकती। अर्थात विश्व में अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी ऐसी महाशक्ति अथवा ऐसा बड़े राष्ट्रों का समूह हमें दिखाई नहीं देता है जो इन राष्ट्र को इस अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। ऐसा हम क्यों मानते हैं? इसके पीछे कारण है कि विश्व के अमेरिका के बाद जो बड़े और शक्तिशाली देश माने जाते हैं, जिनमें हम चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील जैसे बड़े देशों की गणना करते हैं, इन देशों के द्वारा भी अभी तक अमेरिका के वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इन देशों द्वारा चुनौती ना देने के पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण इन देशों के आपसी विवाद हैं, जिन विवादों के कारण ये देश आपस में एकता स्थापित नहीं कर पाते, एक ऐसी एकता जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। इसीलिए ये देश अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने में असफल हुए हैं। दूसरी बात, क्षेत्रीय स्तर पर भी इन देशों के इतने आपसी विवाद और मुद्दे प्रभावशाली रहते हैं जिसकी वजह से अमेरिकी शक्ति को चुनौती देने का मुद्दा बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और समाज इस बात से निराश नहीं हुआ है कि अमेरिकी वर्चस्व को कैसे समाप्त किया जाए। तो आइए हम आज देखते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है। इससे पहले समाज के विद्वानों ने क्या रणनीति अपनाई है जिसके द्वारा अमेरिकी वर्चस्व से हम मुकाबला कर सकते हैं। यह जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो आयांस एकेडमी की तरफ से देख रहे हैं। ये मैं सुरजीत सिंह और यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। यह वीडियो विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी जो 12वीं कक्षा में राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगी, उन विद्वान साथियों के लिए भी उपयोगी है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते हैं और उससे संबंधित अपनी समझ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने की क्या रणनीति है। इतनी निराशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति देशों की है कि जैसा मैंने बताया कि बड़े देश भी अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी विद्वान निराश नहीं हुए हैं। राजनीति खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय
जगत के राजनीति की समझ रखने वाले राजनीतिक विद्वानों ने अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कुछ उपाय बताए हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उन्हें हम एक एक कर देखते हैं कि वह क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले जिस उपाय की हम बात करेंगे वह उपाय है बैंड वैगन रणनीति। बैंड वैगन रणनीति। साथियों, आप देखते होंगे बैंड वैगन रणनीति एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा अमेरिकी वर्चस्व से निपटने की बात करी जाती है। खासतौर से दो विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए बताए जाते हैं। एक विचार है कि अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, जो कि अभी तक साकार नहीं हो पाया है। दूसरा विचार है कि अमेरिका से सहयोग किया जाए। यह बैंड वैगन रणनीति जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह वही रणनीति है जो हमें यह बताती है कि हमें अमेरिकी वर्चस्व से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस वर्चस्व के ताने बाने, उसकी बनावट में खुद को भी अपने आप इस प्रकार से समायोजित कर लेना चाहिए कि वह न केवल अमेरिका के लिए बल्कि हमारे लिए भी लाभकारी साबित हो जाए। अर्थात हमें हमेशा इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ, अमेरिकी महाशक्ति के साथ, कि वह हमारे लिए किसी प्रकार से अमैत्रीपूर्ण अर्थात शत्रुता का व्यवहार ना कर सके, बल्कि उसका व्यवहार हमारे साथ मित्रता का हो, सहयोग का हो। इसके लिए इस बैंड वैगन रणनीति को ही सहयोग की रणनीति कहा जाता है, अमेरिका के साथ सहयोग की रणनीति कहा जाता है। इस रणनीति के द्वारा हम अपना अमेरिका की मदद से क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं। आर्थिक विकास एक ऐसी लक्ष्य है किसी भी देश का जिसके माध्यम से कोई भी देश शक्तिशाली बन सकता है। कोई भी देश कितना ही सैन्य शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं है तो उसकी सैन्य क्षमता भी अधिक दिनों तक स्थायी रूप से कायम नहीं रह सकते। इसलिए आर्थिक विकास को यदि हमें करना है तो हमें अमेरिकी वर्चस्व से के अंदर रहते हुए उसका सहयोग करना है और उन देश अमेरिका के साथ आर्थिक विकास में मदद लेनी है। साथ ही साथ व्यापारिक लाभ भी उठाना है। व्यापारिक लाभ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उस व्यापार की बात करी जा रही है। इस व्यापार के माध्यम से दो देश मिल करके न केवल अपना विकास करेंगे बल्कि अमेरिका का भी विकास हो सकेगा। अमेरिकी निर्भरता भी आपके ऊपर निर्भर होगी, बढ़ेगी, जिससे वह भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो तीसरी बात बैंड वैगन रणनीति में जो हमें दिखाई देती है वह है अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे आधुनिक, सबसे नवीन और सबसे शक्तिशाली तकनीक चाहे वह सूचना हो, संचार के साधन हो, इंटरनेट हो, सैन्य क्षेत्र तकनीक हो, सबसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने वाला देश है। यदि हम इस वर्चस्व को अपने लिए खतरा न मानकर अमेरिका के साथ बैंड वैगन स्ट्रेटजी का प्रयोग करें और उसके साथ सहयोग बढ़ाएं तो इससे न केवल अमेरिका की वे तकनीकें हमें प्राप्त होंगी जो किसी शत्रु राष्ट्र के पास भी, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली हो, उसके पास भी नहीं होती है। साथ ही साथ इसके माध्यम से क्या होगा कि हमें, यदि हम अमेरिका के साथ अच्छे मित्रवत संबंध रखते हैं तो उससे हमारे देश में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे, अर्थात अमेरिकी पूंजी का निवेश हमारे देश में होगा और उस पूंजी से देश का आर्थिक व अन्य
सामाजिक व राजनीतिक विकास भी मजबूती के साथ होगा। अर्थात हमें समझना चाहिए कि बैंड वैगन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। इस स्ट्रेटजी के माध्यम से हम अमेरिकी वर्चस्व से भी निपट जाएंगे, अर्थात अमेरिकी दादागिरी के सामने हम उसके शत्रु नहीं बल्कि उसके मित्र बनकर खड़े होंगे, जिसके माध्यम से वह हमारे साथ सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथियों, एक बैंड वैगन स्ट्रेटजी के अलावा एक दूसरी रणनीति भी है जिसकी यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। वह स्ट्रेटजी है कि अपने को छुपा कर रख लेना, अपने को छुपा कर रखना। साथियों, ये जो रणनीति है अपने को छुपा कर रखने की रणनीति, यह भी महत्वपूर्ण रणनीति है। इस रणनीति का प्रयोग विशेष रूप से वे देश कर सकते हैं जो देश अमेरिका के साथ बैंड वैगन रणनीति नहीं अपनाना चाहते, अर्थात अमेरिका के साथ किसी प्रकार का मित्रवत व्यवहार अथवा संबंध नहीं रखना चाहते। वे देश अपने को अमेरिका से इतना दूर रखें ताकि उसकी नज़र अर्थात उससे उनकी शत्रुता ना बढ़े, उनके साथ उनकी कोई दुश्मनी ना हो, जिसका परिणाम उन्हें युद्ध अथवा हिंसा अथवा किसी प्रकार के आर्थिक राजनीतिक प्रतिबंध के रूप में झेलना पड़े। इसीलिए यह रणनीति भी एक कारगर रणनीति है, परंतु हम देखते हैं कि यह जो रणनीति है अपने को छुपा कर रखने की रणनीति, यह रणनीति केवल उन देशों के लिए कारगर है जो जनसंख्या, क्षेत्रफल और आर्थिक रूप से छोटे देश हैं। बड़े देश अपने आप को इतना अधिक छुपा कर नहीं रख सकते हैं, चाहे वह चाइना हो, चाहे भारत जैसा विकासशील देश हो जो कि खुद अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में देखता है, भविष्य की महाशक्ति के रूप में देखता है। ऐसे देश अपने आप को अमेरिकी वर्चस्व से छुपा कर नहीं रख सकते हैं। उन्हें अमेरिकी वर्चस्व के साथ या तो चुनौती देनी होगी या अमेरिका के साथ बैंड वैगन रणनीति के तहत सहयोग करना पड़ेगा। इसीलिए ये रणनीति केवल छोटे और उन देशों के लिए ज़्यादा कारगर है जो अमेरिका के साथ मित्रता अथवा उनकी विचारधारा के साथ मेल नहीं रखते, मित्रता नहीं रखते या मेल नहीं रखते। इसके अतिरिक्त भी एक और महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो है तीसरी महत्वपूर्ण रणनीति जो हमें बताती है कि जो राज्येतर संस्थाएं अर्थात राज्य से अलग संस्थाएं जिनका राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही, साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी हो सकती हैं, राज्य स्तर संस्थाएं ये राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती हैं। इन संस्थाओं को राज्येतर संस्थाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन संस्थाओं पर नियंत्रण राज्य का नहीं होता बल्कि उन संस्थाओं को चलाने वालों का होता है। ऐसी संस्थाएं चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था हो, यूनिसेफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में सहयोग करके विकासशील अथवा अन्य अमेरिका से अलग बड़े देश सहयोग करके आपस में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। साथ ही साथ ये राज्य स्तर संस्थाएं किसी एक और माध्यम है जिसके माध्यम से हम अमेरिकी वर्चस्व पर दबाव बना सकते हैं, वह है सामाजिक आंदोलन का। सामाजिक आंदोलन साथियों वह आंदोलन होते हैं जो सेल्फ स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये आंदोलन, इन आंदोलनों को कोई किसी राज्य द्वारा प्रायोजित नहीं करा जाता बल्कि समाज के लोग ही समाज के बीच से आकर के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को उजागर करने के लिए एकजुट होकर इन आंदोलनों को चलाते हैं।
ये संस्थाएं भी अमेरिकी वर्चस्व को सामने एक जनमत तैयार करने में मददगार साबित हो सकती हैं। और इन संस्थाओं की खास तौर से सामाजिक आंदोलनों की और गैर सरकारी संस्थाओं की गैर सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इनका नेतृत्व कोई ना कोई बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, समाज सेवी करता है, जो कि समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस पर इन संस्थाओं की मीडिया पर भी एक अच्छी पकड़ होती है और ये जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अमेरिकी वर्चस्व की नीतियों के न केवल आलोचना कर सकते हैं, बल्कि समय समय पर उस वर्चस्व को, जो कि यदि विश्व के सामने शांति, एकता, लोकतंत्र के सामने खतरा पैदा होता है, तो उससे निपटने में प्रभावकारी भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि साथियों की अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए 3 रणनीतियाँ महत्वपूर्ण हैं और हर देश अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार इन रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। पहली रणनीति जो मैंने बताई, एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ। पहली रणनीति बैंडवैगन स्ट्रेटजी थी, जो कि अमेरिका के साथ सहयोग करने की रणनीति है। इसके माध्यम से न केवल वह अपना आर्थिक विकास कर सकता है, बल्कि राजनीतिक व कूटनीतिक सहयोग भी अमेरिका से हासिल कर सकता है। साथ ही साथ दूसरी रणनीति जो महत्वपूर्ण मैंने बताई, वह रणनीति है कि अमेरिका से अपने आप को बचा कर रखना। ये रणनीति बड़े देशों के लिए कारगर तो नहीं होती, लेकिन छोटे देशों के लिए बहुत उपयोगी है। इस रणनीति के माध्यम से छोटे देश भी आपस में एकजुटता के साथ गैर पूंजीवादी, गैर लोकतांत्रिक, या यूँ कहिए कि समाजवादी देश, छोटे देश जिनकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, भूगोल काफ़ी सीमित मात्रा में है, ऐसे देश भी अपने आप को अमेरिकी वर्चस्व से बचा कर रख सकते हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो गैर राज्येतर संस्थाएं हैं, वे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन सब के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो विश्व में अमेरिका के बाद उभरती हुई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, आर्थिक महाशक्तियाँ हैं, चाहे वह चीन हो, चाहे वह भारत हो, इन्होंने अमेरिकी वर्चस्व को खासतौर से आर्थिक, सैन्य तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आर्थिक वर्चस्व को कमज़ोर करने में और सांस्कृतिक वर्चस्व को कमज़ोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भारत की अनेक प्रकार की योगा पद्धति हो, चाहे हम देखते हैं कि भारत में जो सांस्कृतिक पहनावा है, विचार हैं, वह भी अंतर्राष्ट्रीय व विश्व बंधुत्व और कल्याण के विचार जो हैं, वे न केवल अमेरिका के पसंद है, बल्कि अमेरिकी लोग उसके कायल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व को वर्तमान में इन 3 रणनीतियों के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। भविष्य में हो सकता है कोई एक चौथा विकल्प भी तैयार होकर सामने आए। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो लाभकारी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने साथियों के बीच लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरी वीडियो लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आपके लिए, केवल आपके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फॉर्मल शिक्षा के जो दरवाजे हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बंद कर दिया गया है। ऐसे में केवल इंटरनेट और समाज के जो अन्य साधन हैं मीडिया के, उनके माध्यम से ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इससे तो लाभान्वित, खुद तो लाभान्वित हो ही, अपने जैसे अन्य छात्रों को भी ये वीडियो और मेरा चैनल आयांस अकेडमी के बारे में बताकर उन्हें भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।